सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, हाँ प्रॉब्लम है, 3-9 किलो की बेचने पर मैं बिल्कुल गवर्नमेंट को 16 रुपए घाटा है। और आज तक 94% गेहूं जो है अभी तक सरकार तक कभी पहुंचा ही नहीं है एपीएमसी मंडी द्वारा। एपीएमसी मंडी की अगर बात करें सर, मोनोपोली एपीएमसी जो कांग्रेस में एपीएमसी मंडी को लागू किया गया था वो किस पक्ष में किया गया था कि किसान को बेनिफिट मिलेगा। अगर एपीएमसी मंडी के बाहर अगर किसान लोग जाते हैं, ठीक है, तो एपीएमसी मंडी में तो ऑलरेडी कार्टेल एग्जिस्ट है कि नहीं है, कार्टेल की उपस्थिति है ना। अगर किसान उस कार्टेल के पास जाके अपना जो भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जो भी मतलब कि सेल करना चाहते हैं अपनी क्रॉप्स को लेके, है ना, तो वो तो उनको कार्टेल के थ्रू मिल जाएगा। लेकिन मिस्टर मोदी ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस के समय पे जो एपीएमसी मंडी का एक्ट लागू हुआ था वो इनके वेलफेयर में था किसान के। लेकिन मिस्टर मोदी ने ये बोला है कि हम बिचौलियों को हटा देंगे एपीएमसी मंडी को हटाकर। मैं ये पूछना चाहता हूं सर, आज जो एपीएमसी मंडी के, लिसन टू मी फर्स्ट, एपीएमसी मंडी के अंदर जो ये हुआ है, एपीएमसी मंडी के अंदर जो कार्टेल बना है, इसकी क्या गारंटी आप और आपका पक्ष पार्टी बीजेपी लेगी कि आज जो कार्टेल एपीएमसी मंडी के अंदर बना है वो बाहर नहीं बनेगा? इसकी 100% गारंटी दे दीजिए मुझे आप। जैसा कि एपीएमसी की बात हो रही है कि एपीएमसी मंडी में हम जब अपना जो सामान बेचते थे, अब हम बाहर जाके भी अपना सामान बेच सकते हैं, तो ऐसा कैसे कह सकते हो कि एपीएमसी मंडी को खत्म किया जा रहा है? तो मेरे भाई यही तो मैं कहना चाहता हूं कि किसान ये नहीं चाहते कि हम बाहर जाके अपनी फसल को बेचें, जो कार्टेल आज एपीएमसी मंडी के अंदर उपस्थित था, जिसके अंदर किसान मजबूर थे कि उनको अपनी फसल उसी फिक्स रेट पर एमएसपी की दर के अंदर बेचनी थी, वही कार्टेल बाहर जाके अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर सकता है, ठीक है। और रही बात, मैं ये बता दूं आपको, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, है ना, ये सारा रीजन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कल्टीवेशन प्रोडक्शन को इमर्ज करता है। एनुअल टन बता रहा हूं मैं, एनुअल टन, ठीक है, जिससे कि अमेरिका के जो भी पीडीएस शॉप्स हैं और जो भी मतलब कि मोबिलाइजेशन सोर्सेज का हो रहा है वो वहां पर अमेरिका में होता है। कहां से? क्योंकि एक्सपोर्ट किया जा रहा है जो पंजाब का गेहूं उग रहा है, ठीक है। और मैं ये बोलना चाहूंगा सर एक चीज कि एपीएमसी मंडी के बारे में आप इतना बोल रहे हो कि किसान नहीं चाह रहे, किसान क्यों नहीं चाह रहे? कहीं ना कहीं उनका बेनिफिट और घाटा हो सकता है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि सर पूनम शूटर, ओके सर, वो खुल्ला मोदी को चैलेंज कर रही है कि अरे भाई, जो हम पहले 18 रुपए किलो अपना गेहूं बेचते थे, अगर हम आज उसे 7 और 10 रुपए किलो बेचेंगे तो घाटा किसका? हमारा है ना। अरे कनाडा के कपल आए थे पंजाब के, वो पढ़े लिखे थे, उन्होंने बोला कि हम 70,000 रुपए पर एनुअल कमाते हैं, ठीक है, हम पर एनुअल हमारी मतलब की इनकम है हमारे फील्ड से। अगर ये एपीएमसी मंडी का और एमएसपी का बिल अगर एक्ट बनता है और बन भी गया ये तो, है ना, तो इसमें हमको 70,000 से 40,000 30,000 आ रहे हैं। डायरेक्टली भैया आप विजिबल रिजल्ट को देखो ना, विजिबल रिजल्ट को, जो रिजल्ट मतलब कि सामने आ चुका है, डेफिनेटली जो कैलकुलेशन के बेस पर आपके सामने प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसके बारे में सोचिए आप। हम ये नहीं बोल सकते सर मिस्टर मोदी ने एक काम ये सही किया कि बिचौलियों को एपीएमसी मंडी से हटा दिया, ये बहुत अच्छा काम किया। लेकिन एपीएमसी मंडी की मोनोपोली जो कि मंडी के अंदर खत्म कर दी, ये बिल्कुल गलत किया, बहुत गलत किया। क्योंकि एपीएमसी मंडी की मोनोपोली और कार्टेल जो मंडी में था वो मंडी में ही रहना देना चाहिए था, जिसके थ्रू जो एपीएमसी मंडी वाले कार्टेल हैं वो बाहर जाके अपनी मोनोपोली को स्टैब्लिश ना कर सके। ये तर्क है मेरा तर्क है और स्टैटिस्टिक का तर्क है। आप अपना तर्क बताइए। और जैसा कि आपने कहा कि हमें घाटा हो रहा है और हमारे नागरिक गरीब बनते जा रहे हैं, और वैसे तो भाजपा के अनुसार हमें ज़्यादा घाटा नहीं हो रहा है। अगर आपके तर्क के अनुसार अगर हमें घाटा हो भी रहा है तो भाजपा ने रहने के लिए प्लाटों को सस्ता कर दिया गया भाजपा के द्वारा। और एक बार क्या हुआ, जो जैसे हम भगवान पर विश्वास करते हैं, हम हिंदू हैं, तो आपको भी इस घटना के बारे में कुछ जानकारी होगी कि कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के शासनकाल में बहुत सारे संतों को मार डाला था। उन्होंने सोचा था कि इनमें कुछ अपराधी भी हो सकते हैं, तो क्या उन पर कुछ कानून नहीं था? क्या उन पर कानूनों की फाइलें नहीं थी? क्या कोर्ट नहीं था? क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं था? क्या जजों की कमी थी जिसके कारण वो संतों में से अपराधियों को ढूंढ निकालने में असमर्थ रहे? सर ताजा विचार के मैं तुरंत आंसर देना चाहूंगा। ओके ना सर ताजा विचार के मैं तुरंत आंसर देना चाहूंगा। आपने बात की सांप्रदायिकता की, जैसा कि मिस्टर भरत आपने बोला कि कांग्रेस सरकार ने साधु संतों को बाहर निकाला। आपको ये नहीं पता कि भाजपा सरकार ने गुजरात से मुसलमानों को निकाल के भगाया? क्यों भगाया? क्योंकि हर मुसलमान तो एक जैसे नहीं होते हैं। उनका ये मानना था कि हर मुसलमान टेररिस्ट होते हैं सॉरी फॉर दैट, हर मुसलमान आतंकवादी होते हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। तो उनके अनुसार क्या था, वो तो हमेशा हर बात पे धमकी देते हैं कि अगर हमारा राज रहा तो हिंदुस्तान में एक मुसलमान को भी हम नहीं रहने देंगे। ये कौन सी कहते हैं शासन चल रहा है?
ये हिंदू और मुस्लिमों को क्यों लड़ाया जा रहा है बार बार? तो बढ़ावा दे रहे हैं, ये तो एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं। उनका काम है शासन व्यवस्था को कायम रखना, बट वो तो हमेशा जब भी टीवी खोलो या कुछ भी करो हमेशा हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाया जा रहा है। लेकिन हमको पढ़ाया जाता है बचपन से कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन आप पढ़े लिखे फिर भी आप ये गलतियां कर रहे हैं, पता नहीं सॉलिड क्यों। एविडेंस, सॉलिड एविडेंस मेरा सुन लीजिए पहले। जैसा कि मेरे भाइयों ने बताया कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो हिंदू और मुस्लिम मुद्दे पर हमेशा बहस करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर घोषित किया गया था तो उस समय पर 70% मुसलमानों की वोट नरेंद्र मोदी जी के हक में थी, जबकि सिर्फ 30% वोट में से करीबन 20% कांग्रेस के हक में थी। जब नरेंद्र मोदी जी हिंदू और मुसलमान को जब लड़ाना चाहते हैं तो उनकी वोटें उनको कैसे मिल गई? अरे सर, इस चीज में सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपने क्या बोला 70% वोट किसके पक्ष में थे? मुसलमान के पक्ष में, बीजेपी बीजेपी गवर्नमेंट में। और 30% वोट किसके पक्ष में, उस मतलब कि हिंदू के पक्ष में थे, कांग्रेस के पक्ष में थे, है ना? ये आंकड़ा आपने कहां से पढ़ा? क्या मैंने टीवी पर देखा है। अच्छा ठीक है सर, रुकिए मैं एक ताजा एविडेंस, बहुत फ्रेश एविडेंस जो अभी अभी बना हुआ है उसे देता हूं आप लोगों के सामने। भरत जी ने बात की थी सांप्रदायिकता की, ठीक है, और मेरे पक्ष के पार्टी के जो अविनीश जी हैं उन्होंने बोला था प्रवक्ता यूके। हाँ, सो अभी सर में अभी नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था कुछ ही दिनों पहले, नीट का रिजल्ट। तो नीट के रिजल्ट में ऑल इंडिया टॉपर रैंक थी एक मुस्लिम बॉय की थी, है ना, और दूसरे रैंक पर अंकिता समथिंग नाम था उस लड़की का। तो बीजेपी की तरफ से, जो कि आज के प्रेजेंट रेजिमेंट के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो सीबीएसई बोर्ड में जाके क्या गुहार लगा रहे हैं कि इस मुस्लिम लड़के को टॉपर ना बनाकर उस अंकिता लड़की को टॉपर बनाया जाए जो कि हिंदू धर्म से बिलोंग करती है। तो सांप्रदायिकता तो मिस्टर बीजेपी की तरफ से बढ़ रही है ना। वो मुस्लिम धर्म होने के कारण गुहार नहीं लगा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, ये एक रूल है कि ज्यादा उम्र का कोई बच्चा है तो उसे ज्यादा मतलब ज्यादा रैंक मिलनी चाहिए और अच्छी रैंक मिलनी चाहिए। लेकिन वो इसलिए जाकर गुहार लगा रहे हैं क्योंकि जो अंकिता है वो उससे उम्र में छोटी है और वो ये चाहते हैं कि उस लड़की के ज्ञान को ज्यादा दर्शाया जाए। उस लड़के के हिसाब से वो दोनों बराबर मार्क्स लाए तो उस लड़की के मार्क्स को ज्ञान को ज्यादा दर्शाया जाए। सर अब मैं ये कहना चाहता हूं कि मिस्टर भारत ने तो खुद नहीं एक्सेप्ट स्वीकार कर लिया कि जो उम्र के हिसाब से होता है उसको टॉपर बनाना चाहिए। तो सही बात तो है, अंकिता तो छोटी थी उम्र में, मैंने इसलिए कहा क्योंकि दोनों टॉपर हैं। वो इसलिए किया गया है कि बड़े को क्यों ज्यादा रैंक दी जानी चाहिए, वो इसलिए दी जानी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि बड़े का सिलेक्शन ना हो पाए और छोटे का हो जाए, बड़े की उम्र चली जाएगी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ ना, पर दोनों बराबर अंक प्राप्त किए हैं, दोनों ने बराबर अंक प्राप्त किए हैं और दोनों टॉपर हैं। ये पक्का है, ये निश्चित है कि दोनों का सिलेक्शन होगा। इसलिए अगर उनके रैंक में अगर उलटफेर कर दिया जाए, छोटे को ऊपर ले आया जाए तो दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क तब पड़ता है जब कोई बड़ा बच्चा रैंक लाया हो, दोनों बड़े और छोटे रैंक लाए हो, बहुत कम रैंक लाए हो तो बड़े को सिलेक्शन दिया जाना चाहिए। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। लेकिन दोनों टॉपर हैं तो जरूर ही किसी छोटी उम्र वाले बच्चे को प्रथम स्थान प्राप्त किया जाना चाहिए, जिससे छोटे बच्चे की सर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर मिस्टर योगी आदित्यनाथ ने ये मेमोरेंडम जो विज्ञप्ति दी थी सीबीएसई बोर्ड में, तो पहली बार तो जो शासन चला रहा है राज्य का, पहली बार तो ये उसके हक में ही नहीं आता कि वो किसी पार्शियलिटी और किसी भेदभाव को आगे जाके पैदा करे। रही बात ये कि भरत जी ने जितना बोल डाला वो बिल्कुल भी एक आंकड़े के आधार पर नहीं था। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मुझे उस अंकिता और उस अंसारी की मतलब कि जो रिजल्ट में जो दोनों ने टॉप किया है, जो इक्विवेलेंट मार्क्स लेकर आए हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ तो दशमलव के बाद जो डिजिट आती है कुछ ना कुछ तो फर्क था जरूर रहा होगा, है ना। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये हो रहा हो कि उम्र के हिसाब से और एक्सपीरियंस के हिसाब से हमको नॉलेज फ्लरिश करनी है, सोसाइटी में दिखाना है, ये बिल्कुल तार्किक नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जी की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ जी
सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। बीजेपी ने शुरू से सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया और दे रही है ना। अगर मैं ये बात कहूं कि लॉकडाउन में ही केवल क्यों इनॉग्रेशन किया गया था, उद्घाटन किया गया था राम जन्मभूमि का, अरे लॉकडाउन के बाद अभी कर सकते थे, दिवाली पर कर सकते थे, राम विवाह पर कर सकते थे, है ना। लॉकडाउन में क्यों किया? क्योंकि जो सांप्रदायिक पक्ष है भारत यूपी का, है ना, कहीं वो भड़क ना जाए, प्रोवोक ना हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से मिस्टर मोदी ने किया था। मिस्टर मोदी ने सारी दुनिया के काम बंद कर दिए थे, दुनिया मींस इंडिया के काम बंद कर दिए थे, लेकिन उनके खुद के पर्सनल अफेयर्स चल रहे थे। क्यों चल रहे थे भाई? क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये सोसाइटी में दिखाना चाहते थे, एक झूठी छवि को उछालना चाहते थे अपनी, कि मैं कहीं ना कहीं एक ऐसा लीडर पैदा हुआ हूं भारत के अंदर जिसने कि जो ऐतिहासिक जो फैसले हैं वो किसी गवर्नमेंट ने नहीं लिए, लेकिन मैंने ले लिए। लेकिन जो फैसले लिए वो हमेशा या तो संविधान के विरुद्ध गया होगा, जैसे कि जम्मू कश्मीर का बात, इसको मत सोचना कि जम्मू कश्मीर के फेवर में नहीं है, मैं पूरे फेवर में हूं। जम्मू कश्मीर का जो 370 आर्टिकल है उसको प्रोवोकेशन किया गया, ठीक है, लेकिन संविधान के अगेंस्ट तो कोई नहीं जाता, लेकिन संविधान के अगेंस्ट बीजेपी गवर्नमेंट गई थी और ये केस आज भी एज अ लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में जायज है ना, जिसके ऊपर की बेंच 5 जजों की बैठ के तर्क करती है रोज। संविधान के अगेंस्ट भाजपा क्यों गई थी? क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को वहां पर कष्ट हो रहा था। तो बीजेपी को क्या जरूरत पड़ रही थी कि अपनी तरफ से गवर्नमेंट एज अ पपेट भेज दे लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू कश्मीर की में, और लेजिस्लेटिव असेंबली मुझे सुनने दीजिए सर, वो लोगों का भला चाहती थी। मुझे सुनने दीजिए ना, मुझे कहने दीजिए पहले। मैंने तो आपको सुन लिया, आप मुझे सुनने की क्षमता रखें प्लीज, है ना। सर मैं ये बोलना चाहता हूं कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधान सभा थी जम्मू कश्मीर की, उस विधानसभा वो तो भंग थी उस समय, है ना। तो कोई सवाल ही नहीं बनता कि कानून बिल को पास कर रहा जाए, कौन करेगा? कोई था नहीं लेजिस्लेटिव असेंबली में, कोई था नहीं कि अध्यक्ष के रूप में साइन कर दे और बिल को पास कर दे, गवर्नर के पास नहीं। मिस्टर मोदी ने अपने पपेट के रूप में राष्ट्रपति से रिकमेंड वो सिफारिश की कि आप किसी गवर्नर को एज अ पपेट सेलेक्ट कीजिए और उसी गवर्नमेंट को पोस्ट कर दीजिए विधानसभा में। राज्य वो जम्मू कश्मीर की वो विधानसभा में उपस्थित हो गए सर, वहां पे मिस्टर मोदी के द्वारा ही मेमोरेंडम विज्ञप्ति साइन की गई, लेटर लिखा गया, राष्ट्रपति को भेज दिया। अरे ये मेरा तर्क मैं मुंह से बोल नहीं रहा हूं, भड़बड़ा नहीं रहा हूं, ये एक मैगजीन का स्टैटिस्टिक है जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं। अगर चाहो तो वो मैगजीन में कल आपको लाके दिखा भी सकता हूं, अगर आप चाहो तो। अब बोलिए आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, और जो भी कुछ कहें तर्क पे कहिएगा प्लीज, क्योंकि तर्क ही आज के समय में तर्क का ही स्वागत है। कांग्रेस सरकार द्वारा 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे दिल्ली में, उसमें सरकार द्वारा 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया था ऑर्गेनाइज करने में, पर उसमें सिर्फ 35 करोड़ रुपए उस गेम में लगाए गए थे उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो बाकी 35,000 करोड़ वो कहाँ गए? और जैसा कि हमने बताया कि जो बुलेट ट्रेन आने वाली इसके 22,000 करोड़ इंटरेस्ट के साथ में है, तो 35,000 करोड़ उस इंटरेस्ट के साथ में नहीं था, वो 35,000 करोड़ कहाँ गया फिर? 2010 के कॉमनवेल्थ में जो ऑर्गेनाइज करने में लगाया गया था। एंड कांग्रेस जब इस समय जब युद्ध होता है तो मतलब अगर मानो अगर चाइना आर्मी और इंडियन आर्मी आमने सामने है, तो चाइना की आर्मी को ये अधिकार है कि वो बिना सरकार की बिना आज्ञा के वो लड़ सकती है। कांग्रेस के जमाने में ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक बार ऐसा हुआ था जब चाइना से युद्ध चल रहा था और चाइना ने भारत की बहुत ज्यादा जमीन दाब ली थी, तब ऐसा हुआ था कि चाइना मारता चला गया, लेकिन भारतीय सेना के पास आज्ञा ही नहीं आई कि तुम भी मारना शुरू करो। तो इस समय भाजपा के जमाने में ऐसा हो गया है कि अगर आज्ञा नहीं आई तो बिना आज्ञा के भी तुम मार लड़ सकते हो। उस समय ऐसा हो सकता था, पलटवार हो सकता था, भारत जमीन अपनी उस चाइना द्वारा दाबने नहीं देता अगर आज्ञा आ चुकी होती और वो लड़ चुके होते। इस समय ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस समय बिना आज्ञा के तुम मार सकते हो। तब उस समय जब 20 सैनिकों को मार गिराया गया था चाइना के द्वारा, अगर तब भी ऐसा होता कि तुम विदाउट परमिशन लड़ ही नहीं सकते तो और ज्यादा भी मर जाते। देखो ये कहना आपका बिल्कुल गलत है कि उस टाइम पे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। देखो उस टाइम पे ये बात है 1962 की, उस टाइम पे हमारे पास इतना वो हथियार नहीं थे कि हम उससे लड़ सकें। चाइना उस टाइम पे पावरफुल कंट्री था,
क्योंकि हमारे कई बीच युद्ध हुए थे पाकिस्तान के साथ, तो इसलिए हम इतने समर्थ नहीं थे उस टाइम। लेकिन अगर बात करी जाए कि आप कांग्रेस ने क्या किया कि उनको मतलब आज्ञा क्यों नहीं दी, तो हम आपको बताते हैं उस टाइम अगर भाजपा भी होती ना, तो भाजपा भी यही सोचती कि ये युद्ध टाला जाए, ना कि युद्ध को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि उस टाइम पे हम इतने समर्थ नहीं थे। तो आप ये मत बोलिए कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। एंड जो गलवान घाटी पे 21 भारतीय मारे गए, उसका क्या उसका आंसर दीजिए। उसका भी आंसर ये तो पहले आप ये बताइए कि सन 1960 तक भारत और चीन बिल्कुल बराबर थे ताकत में, और आप ये नहीं कह सकते उनकी ताकत भिन्न भिन्न थी। भारत और चाइना बिल्कुल बराबर थे ताकत में, लेकिन सन 1960 के बाद भी हमारे देश में कांग्रेस का ही शासन रहा, और तब चाइना इतना आगे निकल गया कि अभी हमारी जीडीपी शायद 3 कुछ मिलियन है, और चाइना की नहीं, हमारी जीडीपी कुछ मतलब उससे मतलब चाइना की 15 कुछ करके है। तो मतलब कि मैं ये कहना चाहूंगा कि सन 1960 तक दोनों बराबर थे, और ऐसा कैसे हो सकता है चाइना इतना आगे निकल जाए और इंडिया इतना ही नीचे ही रह जाए। और आप ऐसा कह रहे हैं कि उस समय भारत के पास इतनी ज्यादा ताकत नहीं थी जितनी कि चाइना के पास थी, तो चाइना के पास भी सेम ताकत थी, और उसमें कमी क्या, कांग्रेस थी और वो ताकत को बढ़ा नहीं पाई। 1962 के तर्क पे ये बोला आपने कि कांग्रेस की तरफ से परमिशन ग्रांट नहीं की गई थी कि आर्मी जो है अपने आप से एक ऑटोनोमस निर्णय ले सके, ठीक है, अपने पक्ष में निर्णय ले सके कि वो चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे दे। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मई और जून के बीच में जो डिसएंगेजमेंट और एंगेजमेंट का प्रोसीजर चला था चाइना की दीवार पर, जिसमें कि चाइनीज जो आर्मी मैन है वो आके इंडिया को आके मार रहे हैं, ठीक है, और इसमें इंडिया के लोग भी, आर्मी के लोग भी आके मार रहे हैं। इंडिया की भी सर उसमें क्या बोलते हैं, इंडिया के सैनिक मारे गए थे, 20 सैनिकों का आंकड़ा था, है ना, 20 सैनिकों का आंकड़ा था कि इंडिया की तरफ से मरे हैं 20 सैनिक, चाइना की तरफ से भी 20 से ज्यादा मरे होंगे, और आंकड़ा तो 20 का ही कहता है दोनों पार्टियों की तरफ से, लेकिन उनका आंकड़ा और एक्सटेंड कर सकता है, हमारा और भी बढ़ सकता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब 1960 तक दोनों पावर सिमिलर थी, है ना, दोनों एक दूसरे के पक्ष में थी, या तो वो आप प्रौद्योगिकीकरण के बारे में ले लीजिए, है, या तो अर्थव्यवस्था के बारे में ले लीजिए, दोनों पावर ठीक थी। तो चाइना ने ऐसा कुछ खास कर दिया जिससे कि चाइना आगे चला गया और चाइना की आर्मी इतनी एडवांस हो गई कि इंडिया की नहीं हो पाई। अरे मैं तो ये कह रहा हूं, जब हम तुम बराबर चल रहे हैं, तुम मेरे पड़ोसी मैं तुम्हारा पड़ोसी, और मेरे को सब पता है कि आपके देश में क्या चल रहा है, आपको पता है मेरे देश में क्या चल रहा है। जब आपने कोई प्रौद्योगिकीकरण को लागू किया होगा तो क्या इंडिया के समय उस समय वो उत्सुकता नहीं होगी कि चाइना ने ये किया तो हम भी करना चाहें। लेकिन भाई मेरे ये बोला जाता है कि जितना पैर हो ना जितना चादर उतने ही पैर पसारने चाहिए। तो चाइना के पास ये एबिलिटी थी, क्वालिटी थी कि वो अपने इकोनॉमी को एडवांस कर सका, हर एक चीज में कर सका। लेकिन इंडिया उस समय डेवलपिंग था और इंडिया का जो प्रौद्योगिकीकरण था उसमें भी इंडिया अव्वल नहीं था। उस समय की बात बता रहा हूं 1960 की। लेकिन जो 1962 के समय जो आप बोल रहे हो ना कि जमीन चाइना वालों ने हथिया ली थी, इंगेज कर लिया था जगह को, अनेक्स्ट कर लिया था, इंगेज, हाँ, डिसएंगेजमेंट से वो आगे बढ़ना, धीरे धीरे आगे बढ़ना, है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ना। तो मुझे कहने दीजिए पहले, जब आप बोलना, है ना, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब चाइना वालों ने इंगेज की थी प्रॉपर्टी इंडिया की, तो उस समय इंडिया के पास परमिशन थी। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आपको कोई 2 थप्पड़ मार जाए अभी, तो क्या आप अपनी मम्मी का इंतजार करोगे, मम्मी मुझे परमिशन देगी तभी मैं मारूंगा? आप मारोगे नहीं? कैसे नहीं करेंगे, लेकिन भारत के लोग आज्ञाकारी होते हैं। जो नियम संविधान में लिखा हुआ है, तो हम विदाउट परमिशन कैसे? संविधान की सब बात कर रहे हो, संविधान का यहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई किया जम्मू कश्मीर? जब तो संविधान, बड़े संविधानिक बन रहे हो आप, है संविधान के बारे में, तब तो आपने संविधान की बड़ी कदर और इज्जत की थी कि आर्मी वाले मारेंगे नहीं चाइना वालों को। लेकिन तुम्हारी संविधान की कदर और उस समय भ्रष्ट हो गई जब चाइना में, वो जम्मू कश्मीर में आपने संविधान में टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, संविधान में टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐसा प्रावधान तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि आप संविधान को तोड़ मरोड़ कर जनता का भला करें। और जनता जिस जनता का भला किया वो जनता खुद ही भड़क रही है कि अरे भैया पहले तो इसको सुलझाओ, है ना, बाद की तो देखेंगे बाद में। जैसे कि अभी आपने कहा कि 1962 का युद्ध था, तो 1960 तक भारत और चाइना दोनों बराबर थे, हर तरह से बराबर थे। आपकी पार्टी ने बोला, मैंने नहीं बोला। थे आंकड़ों में भी थे, नहीं तो आप जाके गूगल करके चेक कर लेना, लेकिन मैं आपकी ठीक है ना। जैसे मेरे प्रवक्ता ने कहा उस टाइम हम दोनों कंट्रियां हर चीज में बराबर थी, लेकिन चाइना ने ऐसा क्या किया जो 2 साल में हमसे आगे निकल गया? ये पूछना चाहता हूं आपसे, वो मैं बताना चाहता हूं आपको, ठीक है ना, कि चाइना ने 2 साल में वो किया जो कि हमारे देश की कांग्रेस सरकार ने नहीं किया।
क्योंकि उसने अपने देश की जो रक्षा बजट है उसको आज की भी इंडिया के मुकाबले बहुत आगे कर रखा है, जबकि हमारे पास चाइना से ज्यादा हमारे पास सैनिक हैं, रिजर्व और एक्टिव दोनों को लगा के, ठीक है ना। और उस समय भी हम पॉपुलेशन में दूसरे नंबर पे थे, आज भी हम दूसरे नंबर पे हैं चाइना के मुकाबले, लेकिन हम उससे ताकत में इतने कम क्यों हो गए? क्योंकि उसका बजट, रक्षा बजट बहुत ज्यादा है। उसने उन 2 सालों में अपने लिए बहुत कुछ सामान खरीदा जो कि हमारी सरकार ने नहीं खरीदा। और 1962 के युद्ध में जिस जगह पे 1962 का युद्ध हुआ था, कि आपको मैं बता दूं कि उस जगह पे हमारे देश की सेना ने पीटी सूज बूट के अंदर लड़ाई लड़ी, वो कि सर्दी का समय था। आधे सैनिक तो हमारे उस समय के माहौल से, उस समय के वेदर से मर गए, जिसका कि आपको शायद नहीं पता हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हमारे पास वो सब कुछ सामान होता, साजो सामान, जो कि हमें हमारे वेदर से लड़ाई करने का, हमको एक तो हम मौसम से लड़ाई करने लायक बनते, तभी तो हम युद्ध लड़ते। जब हम मौसम से लड़ाई करने लायक नहीं थे तो हम उनसे सामने युद्ध कैसे लड़ सकते थे? तब भी हमारे सैनिकों ने उनके सामने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। ये एक राजनीतिक पार्टी से बाहर का मुद्दा है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के राज में कभी भी देश की सेनाओं को खुले हाथों को खुले करके कहीं भी अटैक करने का मौका नहीं था, और न उनको आदेश था। आप कोई भी एक डिपार्टमेंट होता है, कोई भी एक संस्था होती है, वो किसी भी मजहब पर चलती है तो आदेशों के मजहब पर चलती है, क्योंकि इंडियन आर्मी और आर्म फोर्सेस इतना बड़ा ग्रुप है देश का, जो कि बिना आदेश के कहीं भी नहीं चल सकता है। उस समय पे देश को हमें हमेशा अपने रक्षा मंत्री से किसी भी आदेश को लेना पड़ता था, जो कि आज के टाइम पे हमें ये सारा आदेश सीधे के सीधे अपने सीडीएस से लेना पड़ता है। और कांग्रेस के टाइम पे सीडीएस की बात रखी गई थी, लेकिन उसको कभी भी हमने अप्लाई नहीं किया, कभी भी हम उस मुद्दे को लेके नहीं आए, उससे पीछे हटते रहे। मैं भी कुछ कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं, जैसा कि अभी वार्तालाप चल रही थी 1962 भारत और चाइना के युद्ध की, तो उसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले हमारे जो चाइना कंट्री है उसने भारत पर अटैक किया था धोखे से। जब ऐसा बताया जाता है आंकड़ों के अनुसार कि जब अपने भारत के जो भारतीय सेना है वो सो गई थी, तो उसने चाइना कंट्री ने पीछे से मतलब पीछे भाग करके उनको ऐसा अटैक किया कि हमारे भारतीय सेना कई लोग घायल हुए एंड कई लोगों की मृत्यु हो गई इस युद्ध में। अच्छा, अब मैं बट इसका जिम्मेदार जो है कांग्रेस पार्टी को ही जाता है, उसकी लापरवाही के अनुसार, उसकी बॉर्डर पर जो फोर्स कमी के अनुसार, और भी कई रीजन थे। बट अब क्या है, भाजपा सरकार में अभी ऐसा कोई कंट्री अगर करता भी है अपने अगेंस्ट इंडिया के, तो जैसे कि अभी हुआ था, पाकिस्तान ने अटैक किया था तो धोखे से, तो आपको भी पता होगा ठीक से भलीभांति कि हमारे भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। जैसे कि हमारे भारतीय सेना है जो पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसने सर्जिकल स्ट्राइक किया था और उसमें विजयी होकर लौटे थे, ये भी बहुत बड़ा काम है। और जबकि कांग्रेस सरकार का ये कोई मतलब ऐसा काम डिसीजन नहीं था कि उनको मुंहतोड़ उसी टाइम जवाब देना चाहिए था, लेकिन अब कंडीशन सुधर चुकी है। अभी भाजपा सरकार हर चीज में समर्थ है, सक्षम है। मिस्टर आनंद, चलिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि 1960 तक जो भारत और चाइना था वो एक समान था हर चीज में, लेकिन आपको पता है 1960 के बाद हमारे भारत ने कितनी लड़ाई युद्ध किए पाकिस्तान के साथ, लेकिन चाइना ने नहीं किया। अगर आपको पता होगा कि एक युद्ध में कितना इकोनॉमिकली डाउन जाता है कोई देश, अगर बात करा जाए। लेकिन आपको पता है जैसे 1975 में एक इमरजेंसी भी लागू की गई थी, तो उससे हमारे जो देश की जो जीडीपी थी वो बहुत डाउन चली गई थी। इसकी वजह से हम इतने योग्य नहीं थे कि उस टाइम पे हम युद्ध कर सकें। और रही बात अगर चाइना की, तो चाइना ने हमेशा अपना टेक्नोलॉजी में ध्यान दिया, लेकिन हम अपने इंटरनल अफेयर को ही नहीं समझा पाए या सुझा। किसके शासनकाल में था वो? शासनकाल कांग्रेस का था। ये हम शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में इस देश में सबसे ज्यादा इमरजेंसी लागू हुई है कांग्रेस के शासनकाल में। तो क्यों हुई है? कुछ न कुछ कांग्रेस की ही गलती थी, उनको कमांडर कंट्रोल उनकी सही नहीं थी, या उनकी जो अंदरूनी नीतियां थी वो ठीक नहीं थी। आप बात कर रहे हैं कांग्रेस के शासनकाल में ही सबसे ज्यादा इमरजेंसियां लागू हुई थी। जैसा कि आपने बताया कि 1962 के बाद चाइना डेवलप कैसे हुआ, तो मैं वो बता देना चाहूंगा कि 1962 के बाद सर भारत ने एक ही टनल बना पाया अभी तक, जिसका उद्घाटन भी बीजेपी सरकार ने किया था। पर अगर उसी के अपेक्ष में हम चाइना को देखें तो उसने 15 से ज़्यादा टनल बना चुका है वो पहाड़ी इलाकों में, और हम सिर्फ एक बना पाए अभी तक। और ये भी सिर्फ कब, जब बीजेपी का शासन आने के बाद जब पूरी हुआ था तब जाके हमने इसका इनॉग्रेशन किया था। पर चाइना उन 20 सालों में 15 से ज़्यादा टनल बना चुका है। तो हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ गई उस टाइम पर, जब कांग्रेस सरकार ने एक टनल बना पाया सिर्फ वो भी 20 साल में। 20 साल बहुत लंबा समय होता है, और जबकि आप सिर्फ बात करें सिर्फ 8 साल का,
कांग्रेस के शासनकाल में एक शौचालय ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जैसे आपने बोला कि टनल के बारे में, कि टनल का जो इनॉग्रेशन किया गया था मिस्टर मोदी ने किया था, मिस्टर मोदी ने इसे कंप्लीट कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात। मैं एक ये भी कहना चाहता हूं कि जैसे आपने बोला था कि सीडीएस का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ है वो बीजेपी की गवर्नमेंट में हुआ है, क्योंकि एक स्मूथ फंक्शनिंग को वो लाना चाहते थे आर्मी में ना, कि आर्मी एक ऑटोनोमस डिसीजन ले सके, है ना, विपक्ष देशों से लड़ने के लिए। तो ठीक, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भारत देश में कांग्रेस के समय से एक पोस्ट थी, ठीक है, पोस्ट थी, उस पोस्ट का नाम है लोकायुक्त, आई थिंक लोकपाल जिसे बोलते हैं, लोकपाल विधेयक, है ना। बीजेपी कांग्रेस की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने वो विधेयक पारित किया, उस विधेयक पर चर्चा भी हुई थी, हर कमेटी बैठी थी, लेकिन वो बीजेपी की गवर्नमेंट ने आके इंप्लीमेंट कर दिया, उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया, एक्ट बना भी दिया, पिनाकी चंद्र घोष जी को लोकपाल युक्त भी कर लिया, है ना। लेकिन उन पिनाकी चंद्र घोष जी के मुंह पर टेप बांध के बिठा दिया एक तरफ से कि अरे अब जो हम कर रहे हैं करने दो, है ना। कांग्रेस समय में विधेयक था तो हमने जनता को दिखा दिया, भारतीय जनता को, कि हाँ जो कांग्रेस के समय में लोकपाल का बिल आया था वो कांग्रेस के अंदर दम नहीं थी, पावर नहीं थी कि उसे इंप्लीमेंट कर पाए, है ना। लेकिन वो दम और वो जज्बा हमने दिखा दिया जनता को, इंप्लीमेंट करके सीट पर बिठाकर। लेकिन सीट पर बिठा देने से कुछ नहीं होता, लेकिन आज के समय में मैं ये बता रहा हूं कि पिनाकी चंद्र घोष है कहां पर, लोकपाल है कहां पर। लोकपाल का तो काम यही होता है ना कि किस गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज की जाए, कि किस गवर्नमेंट ने कितना अच्छा काम किया और कितना गंदा काम किया और कितने लोगों का भला किया, है ना। लोकपाल सामने आ गए, लोकपाल अपने विधेयक पारित कर दे तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, यहाँ पर लड़ने की जरूरत ही नहीं है। जैसे भी आप कह रहे हो कि बीजेपी ने उसको बनाकर बीजेपी ने उसको बिठा दिया, जब बीजेपी ने उसको पूरी तरह से बना दिया है, बिठा दिया, सब कुछ कर दिया, तो बीजेपी उससे अपना सब कुछ करवा भी सकती है। बीजेपी के फेवर में ही बोलेगा वो, विपक्ष में बीजेपी के कैसे बोल सकता है? अरे भैया, लोकपाल का यही तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होती है कि लोकपाल ना तो किसी के पक्ष में, किसी पार्टी के पक्ष में नहीं होता। लोकपाल संविधान में कुछ पोजीशन और कुछ डेजिग्नेशन ऐसे पदभार ऐसे होते हैं कि जो किसी के पक्ष में काम नहीं करते। मोदी जी को पता था कि लोकपाल किसी के पक्ष में काम नहीं करेगा, है ना। लोकपाल की तो खुद की एक स्पेसिफिक कमेटी होती है जिसके थ्रू वो काम करता है, जिसके थ्रू अपने प्लान को एग्जीक्यूट करवाता है। मिस्टर मोदी को पता था अगर मैंने लोकपाल को अगर फिजिकल अपीयरेंस में सोसाइटी के सामने दिखा दिया, है ना, मिरर इमेज दिखा दी, तो सोसाइटी के लोग तो डिमांड करेंगे ना, भैया लोकपाल जी आप कांग्रेस का चट्टा उठा लीजिए और बीजेपी का चट्टा उठा लीजिए, किसके चिट्ठे में कितना कितना आंकड़ा पॉजिटिव गया है, कितना कितना नेगेटिव गया है, उसको सब पक्ष के सामने रखिए और उसी के बेस पर हम ये डिसीजन ले लेंगे कि इस गवर्नमेंट कितने पानी में थी, कौन सी गवर्नमेंट, है ना। रही बात की जो आप बोल रहे हो कि बीजेपी की गवर्नमेंट, बीजेपी ने बना दिया, उसको ये कर दिया, बीजेपी खुद भी नहीं, ये हो ही नहीं सकता। संविधान का ये अस्तित्व है, संविधान का प्रावधान है, ये लोकपाल कभी किसी देश का किसी पक्ष की पार्टी में बोल ही नहीं सकता। लोकपाल को भाजपा ने इसलिए हटा दिया क्योंकि भाजपा का जो मतलब अगर भाजपा शासन कर रही है कि तो जनता खुद ही देख लेगी ना कि कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है, और लोकपाल फालतू के लिए क्या जरूरत। ओ सर, मैं बहुत अच्छा तक दूंगा सर, प्लीज कैमरा मेरी तरफ मोड़ा जाए, ये मेरा निवेदन है। भरत जी ने ये बोला कि लोकपाल तो जो भी स्टेटमेंट पास किया वो सब उससे परिचित होंगे, है ना, जो भी अभी पास किया गया। मैं तो ये बोल रहा हूं कि अगर कोई भी रेप केस हो रहा है इंडिया के अंदर, कोई भी चोरी डकैती हो रही है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक कमेटी बन जाती है, सीबीआई आ जाती है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट आ जाते हैं, स्क्रूटनी होती है, मीडिया स्क्रूटनी, इकोनॉमिक स्क्रूटनी, सारी जितनी भी तमाम दुनिया के सूक्ष्म परीक्षण जितने भी हैं दुनिया के तमाम हो जाते हैं, है ना। तो मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पर तो भैया राष्ट्रीय मुद्दा है, पूरे देश की बात की जा रही है, पूरा देश के नागरिक की बात की जा रही है। तो इस केस में लोकपाल की अगर पोजीशन को इंप्लीमेंट किया जा रहा है तो उसमें घाटा क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे मन के अंदर काला मैल है, तुम चाहते हो कि लोकपाल आए ना सबके सामने, तभी तुमने बोला कि लोकपाल तो ऐसी है, क्या जरूरत है, जब मोदी कर रही है तो मोदी की जनता देख लेगी। अरे मोदी की जनता के पास क्या इतनी एक्सेस है कि पार्लियामेंट में बैठ के सारी बहस को सुन सके, तर्क विचार कर सके, उस विज्ञप्ति को पढ़ सके कि उस विज्ञप्ति में क्या बिल लिखे गए हैं? है जनता को इतनी पावर? अगर जनता को इतनी पावर होती ना तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज हर रेप केस करने वाले को, हर एक चोरी डकैती करने वाले को जजमेंट मिल चुका होता, ठीक है। इंसान के पास एक्सेस नहीं है, तभी भी यार हम लोगों को बोला जाता है कि आम आदमी और आम आदमी की जनता और आम आदमी का प्रतिनिधित्व एक लोकतांत्रिक देश में केवल एक ही लीडर कर सकता है, जो कि मिस्टर मोदी आपने चुना था, आपके फेवर में कर रहा है, तभी तो आप रो रहे हो। यस, जैसा कि आपने बताया कि लोकपाल किसी के पक्ष में नहीं होता है,
तो उस टाइम पर जब घोटाले हुए थे, जब 2009 में जो घोटाला हुआ था कोयले पर, और 2010 में जो कॉमनवेल्थ में 35,000 करोड़ घोटाला हुआ था, तब ये लोकपाल कहाँ गया था? तो लोकपाल की तो पोजीशन ही अब इंप्लीमेंट हुई है, जो लिखित में पोजीशन दी है ना लोकपाल की, कि लोकपाल इंडिया का हो सकता है, मतलब बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी लोकपाल के रूप में उपस्थित की जा सकती है, वो तो बीजेपी ने अभी इंप्लीमेंट किया था, जो कि कई दिनों से, कई सालों से, मैं कह सकता हूं कई सालों से बिल पारित, वो मतलब कि वो ठंडे बस्ते में था, मैं ये कह सकता हूं। लेकिन जो आप बात कर रहे हो ना कि जो कांग्रेस के सामने में घोटाला हुआ, अच्छा मैं ये कह रहा हूं नेशनल लेवल पर तो बीजेपी गवर्नमेंट अभी आई है ना, उसके अलावा गुजरात में तो बीजेपी गवर्नमेंट ने कितने साल रूल किया है भैया? आई थिंक मोदी जी खुद चीफ मिनिस्टर रहे थे, कितने 16 साल रहे थे। तो लोकपाल के पास तो जितने भी लोकायुक्त होते हैं, राज्य के जितने भी लोकायुक्त होते हैं, वो लोकपाल के पास जाएंगे अपना मैं वो लेके आंकड़ा लेके, भैया लोकपाल जी अब जांचिए पड़तालिए, अब देखिए। जो आप बात कर रहे हो स्पेक्ट्रम 2G फटर वगैरह के घोटाले की, उस समय लोकपाल था ही नहीं भाई मेरे, तो उस समय लोकपाल क्यों नहीं लाया गया था? फिर कांग्रेस भी तो ला सकती थी लोकपाल को। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि कांग्रेस ला सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने कुछ ना कुछ देखा होगा। कांग्रेस अगर ले आती तो उसे एग्जीक्यूट करना पड़ता। तो मिस्टर मोदी ने तो यही किया, मिस्टर मोदी ले तो आए लोग पिनाकी चंद्र घोष जी को लोकपाल के रूप में, लेकिन वो पिनाकी चंद्र घोष किस गड्ढे में घुस गए, किस बिल में घुस गए, मैं तो ये जानना चाहता हूं ना। बताइए लाने का मतलब ही क्या हुआ? मतलब मुझे पराठा सामने रख दिया, खा नहीं सकते, परमिशन है खा नहीं सकते, बताओ परमिशन है खा नहीं सकते आप। जैसे कि आपने बताया कि लोकपाल जो कांग्रेस द्वारा करना चाहते थे पर नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ? वो अपने घोटाले को नहीं दिखाना चाहते थे वो। तो भैया बीजेपी फिर क्यों नहीं? अब बीजेपी लेके आए पिनाकी चंद्र घोष को सामने और बीजेपी कहे अरे भैया जो कांग्रेस ने गलत बात कर रहे हैं, मैं तो ना तुम्हारी से ना मेरी से द्वारा जो हुए हैं ना, उन पे अभी सीबीआई जांच चल रही है। मैं तो यहाँ पे मोल भाव कर ही नहीं रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे मोल भाव कर ही नहीं रहा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि कांग्रेस, अगर कांग्रेस को ये डर था कि मेरी पोल पट्टी खुल जाएगी लोकपाल बिल लाने, लोकपाल को उपस्थित करने से, तो अब क्या घाटा है? अब ले आए लोकपाल। अब तो ये जनता की डिमांड है कि लोकपाल आए और लोकपाल कांग्रेस का दूध करे और बीजेपी का दूध करे, है दूध का दूध पानी का पानी। जब कांग्रेस का शासन था तो 33 साल पहले एक राजा मारा गया था, हत्या करी गई थी। नाम बता दीजिए उस राजा का, बताइए। प्रिंसली स्टेट से बात कर रहे हैं ना? उस राजा का नाम तो भूल गया हूं, पर वो भरतपुर का राजा था। तो पुलिस वालों ने उसकी हत्या कर दी, लेकिन 33 साल बाद जाकर के 2019 में अब उसका न्याय आया। तो जब 13, 15, 16 साल जब वो केस कांग्रेस के शासनकाल में रहा, तो वो क्यों नहीं सॉल्व हो पाया? तो मैं तो ये कह रहा हूँ ना, कांग्रेस के शासनकाल में तुम नेशनल लेवल की बात कर रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट के पास वो वर्डिक्ट आना चाहिए, वो जजमेंट आना चाहिए था, तो अपना नियम जो भी है फैसला सुनाती है ना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी मतलब कि हमारी जो न्यायपालिका है वो इंटीग्रेटेड है इंडिया के अंदर, ठीक है? क्या बोलते हैं सर इंटीग्रेटेड को हिंदी में? एक है वो, ठीक है, एक है वो, इंटीग्रल है, ठीक है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर राज्य में कोई घटना होती है, अगर राज्य उससे जीत नहीं पा रहा, हाई कोर्ट हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, अगर वो जीत नहीं पा रहे हैं ना, कुछ भी अपनी रिट वगैरह नहीं जारी कर पा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पास भगे दौड़े आते हैं। और रही बात ये, अगर स्टेट में कोई भी मुद्दा या वो सांप्रदायिकता का हो या पंथ निरपेक्षता का हो, तो वो सांप्रदायिकता का मुद्दा केवल राज्य के सीमाओं में सीमित नहीं रहेगा, वो एक नेशनल न्यूज बन जाता है। तो जब वो नेशनल न्यूज बनता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी होती है कि वो अपने जजमेंट पास करेगी और पूरी स्क्रूटनी करेगी कि भैया ये सांप्रदायिकता का और पंथ निरपेक्षता का मुद्दा है क्या। तो उस केस में जब आप बात कर रहे हो, कांग्रेस की गवर्नमेंट नेशनल गवर्नमेंट थी और उस समय भरतपुर के राजा को, प्रिंसली स्टेट के राजा को मार दिया गया था, उसका जजमेंट 16-17 साल बाद सुनाया गया था। तो मैं ये बोल रहा हूं, तो उस समय कोई ना कोई तो गवर्नमेंट रही होगी राजस्थान की गवर्नमेंट का पता लगाना है, वो कांग्रेस से थी बीजेपी थी, है ना? ये लगाना पता। वो कांग्रेस ही हो सकती है, क्योंकि हो सकती है नहीं, तुक्का ना लगा के पाया, तुक्का लगा के बोल रहे हो सकती है, तो मैं भी ऐसे बोल सकता हूं, हो सकता है, ये भी हो सकता है, कांग्रेस ही थी तब, कांग्रेस ही थी, डेफिनेटली श्योर 100%, डेफिनेटली श्योर। This was the heating debate and you people participated nicely, okay? And yes, right. So now I'm going to, you want to say something? Okay, last you can speak. No, means ending. Okay then. नमस्कार मित्रों, तो आज की हम इस वाद विवाद को लेकर विराम ले रहे हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस समय भाजपा का शासनकाल बिल्कुल सही है और यही चलता रहना चाहिए। अंत में राइट, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अपनी पार्टी की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ, जब कांग्रेस के समय में ही सब लोग रो रहे थे कि अरे कांग्रेस ने 70 सालों से कुछ नहीं किया, तो बीजेपी अब क्यों बुरी है?
अब क्यों बुरी है अच्छे लोगों के लिए? अब क्यों बुरी है? अब क्यों रो रहे हैं इंसान? रेलवे वाले जो सेंट्रल एम्प्लॉयज हैं वो रो रहे हैं कि हमारा डीए नहीं बढ़ रहा है। कांग्रेस होती तो डीए बढ़ा देती है ना। जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें सीट अलॉटमेंट नहीं हो रहा ढंग से, है ना। अगर हम बात करें कि कांग्रेस ने ये किया, तो भाई मेरे हमारे इंडिया में ना एक थ्योरी है, उस थ्योरी को ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्री लॉजिक थ्योरी। प्री लॉजिक थ्योरी में ये, अगर आप किसी परिवार के सदस्य का वेलफेयर करना चाहते हो तो उस परिवार के पर्टिकुलर सदस्य को अपने वेलफेयर करने से पहले परिवार वाले के बारे में सोचना पड़ता है। तो मोदी जी ने तीर और धनुष लिया, तब कमान खींच दी और डायरेक्ट मार दिया ताकि वो हिट कर सके। तो भैया पीछे वाले लोग कहां उड़ गए, मर गए क्या बोलो? तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये तो अपना अपना तर्क है कि बीजेपी गवर्नमेंट का शासन सही था। समकालीन परिस्थितियां कुछ भी हो सकती है, समकालीन गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है। मैं तो ये कह रहा हूं कि इंसान का जजमेंट जो है वो आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए, मुंह से तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। Right. Nice debate. Lovely.